एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आप देख पा रहे हो तो इट इज इडेम्पोटेंट लॉ। वहां पर क्या लिखा गया है, तो वहां पे लिखा गया है, देखिए, P एंड P करने पर आपको P ही मिलता है। तो बात तो सही है सर, ऑब्वियसली दो स्टेटमेंट का अगर एंड किया जाए, अगर पहला ट्रू रहे और दूसरा भी ट्रू रहे तो ट्रू एंड ट्रू, सर इट विल बी ट्रू। अगर पहला फॉल्स रहे तो दूसरा भी फॉल्स रहेगा क्योंकि सेम ही स्टेटमेंट है। सो फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, मतलब आउटपुट तो वही आने वाला है जो P स्टेटमेंट का रहेगा। और सिमिलरली आप और में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, इट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप स्टैंडर्ड 6 से या 6 या 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले आपने कम्यूटेटिविटी पढ़ी थी एडिशन के लिए। एडिशन के लिए मतलब सर 2 + 3 करो इट इज इक्वल टू 3 + 2। आपने बहुत से लोगों ने इसको रट्टा भी मारा होगा स्कूल में, A + B = B + A ऐसा लिखे जाते हैं। या फिर एक और चीज होती है 2 × 3 = 3 × 2। बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता कम्यूटेटिविटी होती क्या है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है इट इज उल्टा पुल्टा करो तो बात सेम ही रहती है, मतलब 2 + 3 करो या 3 + 2 करो बात एक ही है। तो यहां पर भी कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। P एंड Q इज इक्वल टू Q एंड P, या फिर P और Q इज इक्वल टू Q और P, मतलब आप इधर उधर भी इन दोनों को लिखा जा सकता है। 6 स्टैंडर्ड में आपने इनके बारे में पढ़ा था, 7 स्टैंडर्ड में आपने फ्रैक्शंस के बारे में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा था। 8 स्टैंडर्ड में आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। 9 स्टैंडर्ड में आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और 10 स्टैंडर्ड में आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। 11th स्टैंडर्ड में आपने सेम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। और अब 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो यही प्रॉपर्टी लॉजिक्स के लिए। ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये तीनों चीजें आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब ये तो हो चुकी है। एसोसिएटिव लॉ की तरफ मूव करते हैं। एसोसिएटिव लॉ को देखिए बहुत से लोगों ने कैसे याद किया था, मैं बता देता हूं आपको। प्रॉपर्टी ऐसी आती थी आपको, A + B + C = A + B + C। तो बच्चे रट्टा मारते रहे, A + B + C = A + B + C मार के चले आते थे। पर एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ आपको बताना क्या चाहता है? एसोसिएटिव लॉ आपको बताना चाहता है कि अगर 3 नंबर्स हैं, तीनों के बीच में एडिशन है, तो आप पीछे वाले 2 को जोड़कर फिर आगे वाले को जोड़िए, या फिर आगे वाले 2 को जोड़कर फिर पीछे वाले को जोड़िए, बात एक ही रहती है। इज इट क्लियर? क्या बात आप समझ पा रहे हैं? एसोसिएटिव लॉ क्या बता रहा है? आप अगर सेम सिंबल्स हैं तो कैसे भी ऐड करिए, पीछे वाले को ऐड करके आगे वाले को जोड़िए, आगे वाले 2 को जोड़कर पीछे वाले को जोड़िए, बात तो आपका सेम ही आने वाली है, मतलब आंसर सेम आएगा। तो सर यहां पर भी ऐसे ही होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। जरा नजर दौड़ाइए इधर। P एंड Q एंड R इक्वल टू P एंड Q एंड R। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में एंड है तो आप किसी का भी किसी के साथ एंड कर सकते हैं। मतलब अगर आप पहले वाले का एंड करके तीसरे वाले के साथ बाद में एंड करिए, या फिर पीछे वाले 2 का एंड निकाल के जो आंसर आएगा उसका एंड करिए P के साथ, बात एक ही रहेगी। सेम थिंग विल फॉलो फॉर और। देखिए दोनों जगह और है, पहले 2 का और करके जो आंसर आ रहा है उसका और करिए R के साथ, या फिर पीछे वाले 2 का और करके पहले वाले के साथ और करिए। इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो आप जानते हैं, मैं इसमें क्या क्या बताऊं। ये तो आप जानते हैं कि अगर कभी लिखा गया A × B + C तो आप क्या करते थे सर? ये जो चीज है ये B में है, फिर C में, और दोनों के बीच में प्लस का साइन, मतलब आप लिखते थे A × B A × C और दोनों के बीच का साइन यहां पर आ जाता था। यही सेम चीज हम फॉलो करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। और ये आप जानते हैं, यहां पे देखिए ध्यान से, एंड है, यहां पर और है, तो आपको दिखेगा P एंड Q, फिर P एंड R, और Q एंड R के बीच में क्या था? और था, तो और आ गया। मतलब कनेक्टिव के साथ में चीज जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अब ध्यान से देखिए, LHS = RHS है, तो RHS से हम LHS भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बार बार यही चीज मिलेगी, यहां से भी आपको आना चाहिए, मतलब कॉमन निकालते आना चाहिए। ठीक, यहां पर भी अब आप बता सकते हैं मुझे
P और जाएगा एक बार Q के साथ और वो एक बार जाएगा R के साथ। सो व्हाट यू विल गेट, P और Q, P और R, और बीच में एंड जो था एज इट इज, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालिए। कह रहा है राइट द नेगेशंस ऑफ, और नेगेशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमने जो आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज आई थिंक सो 1.2 में जो मैंने आपको ये दिए थे, रूल्स दिए थे नेगेशन के, उसका इस्तेमाल करके देना है और यहाँ पे आपको रीजंस भी लिखना है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, इट इज नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। तो अब इसका नेगेशन कैसे निकालेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इंप्लाइज P। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं इसको, तो पहली चीज यहां पर इंप्लाइज है। तो इंप्लाइज का आपको पता है नेगेशन कैसा होता है। सो इंप्लाइज का नेगेशन होता है P इंप्लाइज Q अगर दिया है तो उसका नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q। तो देखिए फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, नेगेशन Q एंड नेगेशन P। क्या आप बात समझ पा रहे हैं। और सामने रीजन क्या देना है आपको सामने रीजन लिखना है, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। मतलब आपने नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज किया और तब जाके आपको ये आंसर मिला हुआ है। इज इट क्लियर। सो इस तरीके से आपको नेगेशन निकालने और राइट डाउन करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है P एंड नेगेशन Q। अगर इसका नेगेशन निकालना रहे तो ये ऐसा दिखेगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये है कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मैंने आपको बताया हुआ था, दोनों को नेगेशन लगता है। सो इट विल बी नेगेशन P, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और एंड का हो जाता है और। यहां पर आप रीजन क्या लिखोगे, आप समझ गए, लिखोगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। इज इट क्लियर। अब इसमें एक और चीज है जो सिंप्लीफाई हो सकती है। ये देखिए, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन Q है, मतलब ये नेगेशन कैंसिल आउट होकर आपको क्या दिख जाएगा, Q दिखेगा। तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं, नेगेशन P और Q। और ये कहां से मिला, तो आपको मिला नेगेशन ऑफ नेगेशन से। यहां पर लिख रहा हूं मैं उसका रीजन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। गॉट इट। सो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। मूव करें थर्ड। क्या कह रहा है थर्ड। सो थर्ड इज P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, और हमें इसका नेगेशन निकालना है। तो अगेन हम सिंबल लगाएंगे P और नेगेशन Q। आप समझ गए, ये और है मतलब डिसजंक्शन है, और डिसजंक्शन में क्या करते हैं, हम दोनों को नेगेशन लगाते हैं। सो नेगेशन P, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और उसके बाद में और का हो जाएगा एंड। मतलब ये तो ऊपर वाले जैसा ही चलता आ रहा है क्वेश्चन। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा नेगेशन P एंड Q। यहां पर रीजन आपने ये किस स्टेप से लाया है, तो डिसजंक्शन का यूज करके। तो आप लिखोगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। और ये वाली स्टेप कहां से मिली है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन से, इसीलिए यहां लिखोगे नेगेशन ऑफ नेगेशन। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है। रीजन देते जाना है। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे पेपर में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इस जो नीचे स्क्रीन पर भी आपके आ रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका हमें नेगेशन निकालना है, तो सबसे पहले एक नेगेशन का साइन लगाइए और जो क्वेश्चन दिया है आप उसको क्या करिए, ब्रैकेट में पुट आउट करिए। तो क्वेश्चन है इस तरीके से, एंड आर। देखिए अब नेगेशन कैसे करना है। तो नेगेशन पहले आपको कोई दो स्टेटमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां की बात करूं, मैं सबसे पहले ये ब्रैकेट और ये आर, इससे और इससे, इन दोनों को पहले फिक्स कर रहा हूं। मतलब ये मेरे लिए P है और ये पीछे वाला मेरे लिए Q स्टेटमेंट है। तो अगर आप देखोगे, अगर ये P है और ये Q है, तो इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसका नेगेशन करोगे, एंड का। मैं नीचे रीजन लिखता हूं। तो एंड का नेगेशन कैसे किया जाता है, तो सर पहली चीज नेगेशन फर्स्ट वाले को, नेगेशन दूसरे वाले को। देखिए नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ R, और एंड का हो जाता है और। ये कहां से मिला, तो आप रीजन लिखोगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप,
अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस ब्रैकेट के बाहर नेगेशन दिख रहा है और इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, और दिख रहा है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज करेंगे। और के टाइम पे भी वही होता है, दोनों को नेगेशन लगाते हैं, मतलब नेगेशन P, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और का हो जाएगा एंड, और ये ब्रैकेट जैसा था वैसा दिखने लगेगा। पीछे कोई चीज बची थी, बिल्कुल उसको आप लिख लीजिए, समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, पर ये कहां से मिला, तो ये मैंने और का नेगेशन किया तब मिला, इसलिए इस स्टेप पे नाम दूंगा मैं नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। नेक्स्ट स्टेप, अभी भी कुछ बाकी है, देखिए नेगेशन ऑफ नेगेशन है, मतलब मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी नेगेशन P एज इट इज एंड एज इट इज, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल बी Q, और ये पीछे वाला नेगेशन R एज इट इज। तो अब यहां पे मैंने इस स्टेप में क्या सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, रीजन इज नेगेशन ऑफ नेगेशन इज इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर इसका नेगेशन निकालना है। सबसे पहले नेगेशन पुट आउट कीजिए, जो क्वेश्चन दिया उसे स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया ये नेगेशन Q। अब आगे देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि आपको दो चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज योर सेकंड स्टेटमेंट, और इनके बीच में क्या दिख रहा है, इंप्लाइज दिख रहा है। इंप्लाइज का नेगेशन कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं, पहला वाला एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ दूसरा वाला। सो नेगेशन ऑफ दूसरा वाला, ये कहां से मिला, ये मिला मुझे नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन से। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप, अब ये नेगेशन इस ब्रैकेट के बाहर आ गया है, यहां पर दो स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, और दिख रहा है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूं, P एंड, और के लिए देखिए ध्यान से, दोनों को नेगेशन लगता है, नेगेशन P, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और का हो जाएगा एंड, और यहां पे रीजन हम लिखेंगे किसका, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। Next, negation of negation. So it will be P and negation P, and negation of negation Q will be Q. Got it? So ये आपको दिखेगा, रीजन लिखेंगे negation of negation, और इस तरीके से ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको मिल चुका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नेगेशन निकालना है। मैंने नेगेशन का साइन पुट आउट कर दिया है और आगे स्क्वायर ब्रैकेट में क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। कैसे करना है, मैंने कहा था आपको दो चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला ब्रैकेट फिक्स, दूसरा ब्रैकेट फिक्स, इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, और दिख रहा है। तो मैं इसे लिखूंगा ध्यान से, और मतलब डिसजंक्शन, दोनों को नेगेशन लगेगा इस तरीके से। ये पहले वाले को नेगेशन पुट आउट किया, फिर दूसरे वाले को नेगेशन पुट आउट किया, और क्या कर दिया मैंने एंड, और इस तरीके से ये बन गया नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। बहुत से बच्चे पूछते हैं ये रीजन लिखना जरूरी है। हाँ, आपको रीजन लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेगेशन दो ब्रैकेट के बाहर आ गए, एक ये वाले ब्रैकेट के यहां पर, एक ये वाले ब्रैकेट के यहां पर। हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। पहली चीज इसकी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेशन और ये नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन नलीफाई हो जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप दिखेगी P एंड Q। नेक्स्ट स्टेप, ये एंड एज इट इज, नेगेशन ऑफ दिस, वापस से इन दोनों स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, और दिख रहा है, मतलब डिसजंक्शन यूज करेंगे। तो कैसे यूज होता है आपको पता है, नेगेशन P, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और का हो जाएगा एंड। क्या बात क्लियर है। अब मैंने यहां पर दो चीजें इस्तेमाल करी है। पहली चीज मैंने नेगेशन ऑफ नेगेशन यूज किया है, दूसरी चीज मैंने नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज किया है। आप आगे रीजन में लिखेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। एक और स्टेप बच गई है, इसको तो एज इट इज कॉपी आउट करेंगे हम, और रखेंगे,
और ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेगा P एंड ये नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल बी Q, और इसी तरीके से लास्ट में रीजन लिखेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें इसका नेगेशन फाइंड आउट करना था, तो मैंने वही किया, मैंने नेगेशन पुट आउट किया और क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अगर आप नजर दौड़ा पा रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, हम इनको कंसीडर करेंगे। इंप्लाइज है, इंप्लाइज का क्या होता है, अगर आपके पास P इंप्लाइज Q है तो उसका नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी होगा, मतलब P और नेगेशन Q, इंप्लाइज का हटके आ जाएगा एंड, और इसका क्या हो जाएगा नेगेशन। सो इट विल बी P एंड नेगेशन Q का नेगेशन। मैंने यहां पर क्या यूज किया, तो इंप्लाइज का नेगेशन यूज किया। आप रीजन में लिखोगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये आपको लिखना है, नोटबुक आपको प्रिपेयर करनी है। जो भी असाइनमेंट्स दे रहे हैं आप उसे एक अच्छी 400 पन्नों की नोटबुक में लिखते जाइए, ताकि आपके जब क्लासेस या फिर स्कूल्स या कॉलेजेस स्टार्ट हो तो आप ज्यादा दिक्कतें ना फेस करें। नेक्स्ट, और जितना मैथ्स को आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये रातों रात तो याद नहीं होने वाले हैं, जितना आप असाइनमेंट्स करते जाएंगे, जितना इनको बार बार करेंगे, उतना आपके दिमाग में, जहन में उतरते जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको तो कुछ नहीं होने वाला, तो ये बेचारा एज इट इज रहेगा, एंड लगेगा। यहां पर नेगेशन है और अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, तो मैं यूज करूंगा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। एग्जैक्टली, तो कंजंक्शन का नेगेशन कैसे होता है, दोनों को नेगेशन लगता है, कैसे लगेगा भैया, ऐसा, और इसको लगेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, एंड का हो जाएगा और आगे आप रीजन लिखोगे, क्या लिखेंगे आपको पता है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ये आपका काम है, आप लिखिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। P और नेगेशन Q एज इट इज, एंड ध्यान से ये नेगेशन P एज इट इज और एज इट इज, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल बी Q, और आपने यहां पर क्या यूज किया, नेगेशन ऑफ नेगेशन। क्या बात क्लियर है? दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप देख पा रहे हैं, इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, और हमें कहा गया है कि आप इफ देन को रिप्लेस कर ये स्टेटमेंट को वापस से लिखें। तो ध्यान से देखिए, पहली चीज तो हमें इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है P, जिसको मैंने माना है अ मैन इज जज, दूसरा Q माना है एंड ही इज ऑनेस्ट। ठीक, अब हम जानते हैं, अब भी मैंने आपको एक टेबल दिया था, उस टेबल में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आपको दी हुई थी एक चीज, कंडीशन थी। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। जिन्हें डाउट है वो चेकआउट कर सकते हैं इसको बाद में। ठीक, ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते हैं। एक्सरसाइज आई थिंक सो 1.1 या 1.2 में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन स्टोर किया था, रिस्टोर किया था, आप देख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। तो मतलब मैं इस स्टेटमेंट को जो इफ एंड देन में था उसको लिख सकता हूं, therefore statement will be। अब कैसा बनेगा स्टेटमेंट, पहला है नेगेशन P और Q। नेगेशन P, अ मैन is not a judge or he is honest। क्या बात समझ में आई? जैसा सिंबॉलिक फॉर्म है एज इट इज उसको ट्रांसलेट कर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड वाले पर। यहां पर भी इस नीचे स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, इफ 2 इज रैशनल नंबर देन √2 इज इरेशनल नंबर। हमें इसको वापस से रीराइट करना है। हम तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं सर, सिंस वी नो दैट P implies Q is equivalent to P और नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q। तो हम इसको लिखेंगे इसी फॉर्मेट में। तो हमें therefore statement
विल बी, ध्यान से, नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका नेगेशन मतलब 2 इज नॉट रैशनल और √2 इज इर्रेशनल। क्या बात समझ में आई? जैसा है वैसा का वैसा कॉपी किया हुआ है। नेगेशन P, 2 इज नॉट रैशनल नंबर और Q, √2 इज इर्रेशनल नंबर। समझ गए? थर्ड वाला जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। एक और चीज रह गई थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो 8th वाला है वो भी आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है, या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसे प्रूव कीजिए। पर हमने ये जो किया था एक्सरसाइज 2 में किया था शायद से, उसमें हमने ट्रुथ टेबल इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल इस्तेमाल नहीं करना है। तो विदाउट यूजिंग कैसे, तो ये जो टेबल अभी हमने देखा था उस टेबल की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो सबसे पहली चीज हम LHS लिख लेते हैं, वो है P डबल इंप्लाइज Q। ठीक है, अब P डबल इंप्लाइज Q को हम क्या लिखते हैं? तो ध्यान से देखिए, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये कहां से मिला? तो अगर आप वहां देखोगे तो वहां पे मिलेगा बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। उसी टेबल में एक ऊपर प्रॉपर्टी दी होगी, P इंप्लाइज Q को क्या लिखा जा सकता है? तो P इंप्लाइज Q को लिखा जा सकता है, ध्यान से, नेगेशन P और Q। क्या बात समझ पा रहे हैं? पहले वाले का नेगेशन और के बाद दूसरा वाला स्टेटमेंट, एंड एज इट इज चलेगा ये। Q इंप्लाइज P को लिखेंगे नेगेशन Q और P, और ये रीजन क्या देंगे हम यहां पर? कंडीशनल लॉ। क्या रीजन देंगे? कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। तो आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता देते हैं, आपको तो पता ही है फिर भी। जैसे कि A इंटू बी प्लस सी होता है, तो आप कैसे करते हो? ये जो चीज है इसमें जाती है, फिर इसमें जाती है, और प्लस साइन बीच में रहता है। मतलब आप लिखते हो A इंटू बी, A इंटू सी, और इन दोनों के बीच का साइन प्लस एज इट इज मेंटेन रहता है। तो सेम वे हम यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करने वाले हैं। इस ब्रैकेट का एंड करूंगा नेगेशन Q के साथ, मैं लिख रहा हूं नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q, और उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। मतलब इस ब्रैकेट का एंड किया नेगेशन Q के साथ। अब इसी ब्रैकेट का एंड करूंगा ये पूरा का पूरा P के साथ। तो ध्यान से, नेगेशन P और Q एंड P, ये भी एक ब्रैकेट में आ गया। और नेगेशन Q और P में कौन सा था? तो सर और था कनेक्टिव, तो मैंने और एज इट इज रखा हुआ है। ठीक, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहां पर अब हम, अच्छा ये यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी उसकी आपको लिखना है? तो हम बोलेंगे सर ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, थोड़ा फॉन्ट साइज कम है, क्वेश्चन लेंथी होने वाला है इसलिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? तो ध्यान से देखिए, अब वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने वाले हैं हम। ये जो चीज है ये ध्यान से देख पा रहे हैं आप, एंड नेगेशन Q जो है वो इसके साथ जाएगा और वो Q के साथ भी जाएगा, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? और लग जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, थोड़ा सा देखिए। चलिए, सो व्हाट यू विल गेट, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन Q। ये हुआ फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो रहा है? तो और रहेगा एज इट इज, ये वाला और चल रहा है अभी भी। और सेकेंड ब्रैकेट जब वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये दिखेगा नेगेशन P एंड P और Q एंड P। इज इट क्लियर? और रीजन, सर रीजन यही ऊपर वाला। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, शॉर्टकट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना है, मेंशन करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप यहां पर ध्यान से देखिए, इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये एज इट इज कॉपी होगा। नेक्स्ट स्टेप में नेगेशन P एंड नेगेशन Q आ जाएगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये चीज हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब ये यहां से हिलने नहीं वाली, ये एज इट इज चलेगी।
रहा सवाल इसका, ये देखिए क्यू एंड पी, तो क्यू एंड पी को पी एंड क्यू लिखा जा सकता है, तो ये चीज भी हमें वहां पे आरएचएस में चाहिए, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इसकी तरफ चलते हैं, क्यू एंड नेगेशन क्यू, क्यू एंड नेगेशन क्यू, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से देखिए, एक क्यू है और एक उसका नेगेशन है। अगर पहला ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली फॉल्स होगा। समझ रहे हैं? अगर क्यू ट्रू है तो नेगेशन क्यू क्या रहेगा? फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स में, एंड में एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, तो मैं यहां पे लिखूं, यहां पे आंसर आएगा फॉल्स। सो दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट। अभी भी और चल रहा है। सेकेंड में भी वापस से देखिए, पी एंड नेगेशन पी है, जैसा ये क्यू एंड नेगेशन क्यू था, ये नेगेशन पी एंड पी है, आंसर वही आएगा फॉल्स। और क्यू एंड पी, ये सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है। और रीजन क्या रहेगा? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ या लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप लिखना चाहें, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब वापस से, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट, देखिए ये ब्रैकेट और फॉल्स के बीच में क्या है? और है सर। अब मान लीजिए अगर ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर ट्रू आ गया, तो ट्रू और फॉल्स, सो ट्रू आएगा। अगर ब्रैकेट का आंसर फॉल्स आ गया, सो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सारा जो आउटपुट रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं सीधे सीधे नीचे लिख लेता हूं ध्यान से। अगर आप ये स्टेप नहीं समझ पा रहे, आप वापस से टेबल को रेफर करिए। तो आंसर आएगा नीचे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। गॉट इट? और ये और तो एज इट इज चल रहा है ये वाला। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी यही हाल है। देखिए ये और है, एक फॉल्स है और एक ये दूसरा ब्रैकेट है। अगर ये ब्रैकेट का आंसर ट्रू आता है तो ट्रू और फॉल्स ट्रू आएगा। अगर ये ब्रैकेट का आंसर फॉल्स आता है तो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आएगा। तो मतलब किसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है सर? इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो मैं इसको लिखता हूं Q एंड P। ध्यान से, अब हमारा आंसर हो चुका है। अब मैं कम्यूटेटिव लॉ यूज करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, ये चीज को मैं आगे लिख रहा हूं, ये चीज को सिर्फ पीछे लिख रहा हूं। और वैसा का वैसा रहेगा। मतलब क्या दिखेगा? ध्यान से देखिए, ये वाले ब्रैकेट को लिख रहा हूं P एंड Q और एज इट इज, और ये पीछे वाला जो रहेगा वो दिखेगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। और ये किस लॉ की वजह से किया मैंने? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेस आ चुका है, यही आरएचएस में चाहिए था। एक बार मैच कर लीजिए, P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। सबसे पहले हम LHS को कॉपी कर लेते हैं। LHS इज P और Q एंड P और नेगेशन Q। ठीक, अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन कैसे देखा जाता है? तो आप बोलोगे सर P दिख रहा है कॉमन, तुरंत बोलोगे, पर कॉमन ऐसा नहीं देखा जाता। सिर्फ P स्टेटमेंट नहीं निकालेंगे हम बाहर। P स्टेटमेंट के साथ में कोई तो भी कनेक्टिव भी बाहर निकलना चाहिए। तो क्या P के साथ में, देखो यहाँ पर क्या है? और यहां पर भी P के साथ और है। हाँ सर है। तो अगर कनेक्टिव भी सेम है और स्टेटमेंट भी सेम है, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं इसको कॉमन निकालता हूं। सो इट विल बी P एंड, ध्यान से देखिए, P एंड कॉमन निकला। यहां से P एंड कॉमन निकल, सॉरी P और कॉमन निकल गया। तो यहां ब्रैकेट में क्या बचे इसके पास? Q, ये एंड था, और यहां से P और निकल गया, तो पीछे क्या बचा? नेगेशन Q। क्या बात क्लियर हो रही है? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी आप कहें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, ये जो लिखा जा रहा है इसको जस्टिफिकेशन कहा जाता है। आपको जस्टिफाई बोला है उन्होंने, तो ये रीजन लिखना काफी जरूरी है आपके लिए। अब नेक्स्ट, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो कॉम्प्लीमेंट लॉ कहा जाता है इसको, Q एंड नेगेशन Q। ध्यान से, अगर Q ट्रू होगा तो नेगेशन Q क्या होगा सर? फॉल्स होगा। मतलब दोनों में से कोई तो भी एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा हमेशा। ध्यान से देखिए, एंड में एक भी अगर फॉल्स होता है तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। तो मतलब इनके केस में आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और ये कहां से मिला? इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहते हैं हम इसको? कॉम्प्लीमेंट लॉ।
अब आगे देखिए, P और F, क्या है ये, P और F। अगर P ट्रू रहा तो ट्रू और फॉल्स ट्रू आएगा, अगर P फॉल्स रहा तो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आएगा। मतलब सारा जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, P के ऊपर। तो आंसर आएगा P, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पिछले क्वेश्चन के सेकंड लास्ट में यूज की थी, मैं वहां पे मेंशन करना भूल गया था उस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वहां पर आइडेंटिटी लॉ लिखना है, ध्यान में रखिए। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो RHS आ चुका है एंड हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें इस LHS को RHS की इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS को मैं वापस से नहीं लिखता हूं, ऊपर में से ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या चीज कॉमन निकाली जा सकती है। तो अगर आप इन दो पहले वालों पे नजर डालेंगे, देखिए पहले वाले दो के ऊपर, तो यहाँ पर क्या कॉमन है। मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि कॉमन कैसे ढूंढना है, आपको कनेक्टिव के साथ ढूंढना है। ये देखिए एंड Q, और इधर भी इस ब्रैकेट में क्या है, एंड Q। तो मैं एंड Q को कॉमन निकालूंगा। तो ध्यान से, एंड Q अगर कॉमन निकल गया सर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से एंड Q निकल गया तो बचा P, यहां से एंड Q निकला तो बचा नेगेशन P। दोनों के बीच में क्या रहेगा, ये वाला और, तो क्या रहेगा और, ठीक। और पीछे वाला जो ब्रैकेट है, पीछे वाला ब्रैकेट अभी भी वैसा का वैसा है। और रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। नेक्स्ट, P और नेगेशन P, वापस से कॉम्प्लीमेंट लॉ आ रहा है। अगर एक ट्रू रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, फॉल्स, और में एक भी ट्रू, देन द आंसर इज ट्रू। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्रू एंड Q, और P एंड नेगेशन Q। क्या बात समझ रहे हो। और इसको मैं लिखूंगा, ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ से, रीजन देना है बार बार, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट, ट्रू एंड Q दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर Q ट्रू रहा तो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, अगर Q फॉल्स रहा तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। इसका मतलब सारा आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q के ऊपर। तो आंसर क्या आएगा, Q और P एंड नेगेशन Q। और इस लॉ को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब तो आप देखते ही समझ गए होंगे, यहां पर और दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर एंड दिख रहा है, मतलब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा, ये P के साथ, ये पूरा नेगेशन Q के साथ। तो देखिए Q और P, Q और नेगेशन Q, ये पूरा गया। दोनों के बीच में क्या था, एंड था, एंड यहां पे कॉपी हो गया। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। नेक्स्ट, Q और P, देखिए Q और P को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं, Q और P, क्योंकि वो तो हमें चाहिए RHS में। एंड Q और नेगेशन Q, अगर पहला ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू आता है। तो मैं इसको लिखूंगा ट्रू, और ये आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कोई भी स्टेटमेंट एंड ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट एंड ट्रू, तो वही स्टेटमेंट वापस आता है, और उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक। और Q और P है तो मैं उसको P और Q लिख सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं P और Q, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से देखोगे तो आपका RHS क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, देखते हैं। मैं LHS कॉपी नहीं कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशनल लॉ यूज करने वाला हूं। आप बोलोगे कंडीशनल लॉ क्या होता है, तो नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मैं नीचे स्क्रीन पर रीजंस भी डाल रहा हूं, ठीक। कंडीशनल लॉ में P इंप्लाइज Q, मैं लिख देता हूं पहले। तो P इंप्लाइज Q को आप लिख सकते हो नेगेशन P और Q।
मतलब पहले वाले स्टेटमेंट का नेगेशन और दूसरा वाला स्टेटमेंट एज इट इज, और दोनों के बीच में और। अब देखिए यही चीज मैं ऊपर यूज कर रहा हूं एलएचएस में। फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज सेकेंड स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आएगा नेगेशन ऑफ फर्स्ट, ध्यान से, और सेकेंड एज इट इज। क्या बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। और रीजन लिखेंगे हम कंडीशनल लॉ, आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में कंडीशनल लॉ। मूविंग टू नेक्स्ट, अगर आप देखोगे बाहर नेगेशन है, अंदर और है, तो हमें पता है ध्यान से नेगेशन ऑफ P और Q होता है नेगेशन P नेगेशन Q, और का हो जाता है एंड। ऐसे ही जब एंड आता है तो यहां हो जाता है और इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैं यहां पर वही चीज करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। नेगेशन ऑफ फर्स्ट, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक, और का हो जाएगा एंड। क्या बात क्लियर है? और इसका रीजन हम लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या लिखेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए नेगेशन है, नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन हट जाएगा तो यहां पर दिखेगा P और नेगेशन Q। क्या बात समझ में आ रही है? और आगे ये एंड एज इट इज था, ये नेगेशन है और ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? एंड दिख रहा है। मतलब सर वापस से डी मॉर्गन बिल्कुल लग जाएगा। पहले वाले का नेगेशन, दूसरे वाले का नेगेशन, ठीक है, तो एंड का हो गया और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल बी Q, और यहां पर भी मैं रीजन लूंगा डी मॉर्गन्स लॉ का। क्या बात क्लियर है? अगर आप देखोगे तो शायद से हमारा आंसर आ गया है P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट 1.5 एक्सरसाइज अपलोड करते हैं।